जय हिंद। पिछली क्लास में हमने लोकसभा के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, देखिए इसके बाद हमें पढ़ना है स्पीकर के बारे में, लेकिन बीच में कुछ टर्म्स थे जिनको हमें पढ़ते हुए चलना चाहिए। जैसे कि हमें पढ़ना है लाभ का पद। आखिर लाभ का पद है क्या? जब भी हम पढ़ते हैं, राष्ट्रपति पढ़ते हैं या प्रधानमंत्री पढ़ते हैं या मुख्यमंत्री पढ़ते हैं, राज्यपाल पढ़ते हैं या सांसद पढ़ते हैं, तो सब में ये चीज जरूर पढ़ते हैं कि वह लाभ का पद न धारण करता हो। आखिर ये लाभ का पद है क्या? आज इसको क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, लाभ का पद किसी भी संविधान में नहीं दिया गया है, ठीक है, और न ही यह संसदीय कानून में इसको परिभाषित किया गया है। पहली बात क्या है, लाभ का पद जो है किसी भी संविधान में, पहली बात तो संविधान में नहीं है, ये संविधान में नहीं है, और न ही संसदीय कानून में भी परिभाषित किया गया है। इसको संसदीय कानून में भी नहीं है, मतलब ना ही इसको संविधान में दिया गया है और न ही किसी संसदीय कानून में लाभ के पद को परिभाषित किया, स्पष्ट रूप से इसको परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है ना, स्पष्ट रूप से इसको परिभाषित नहीं किया गया है। देखिए इसमें एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, एक केस आया प्रद्युत वारदुलई बनाम स्वप्न रायवाद। देखिए एक केस आया प्रद्युत वारदुलई बनाम स्वप्न रायवाद, एक केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि कौन से जो है लाभ के पद होंगे और कौन से लाभ के पद नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, प्रद्युत वारदुलई बनाम स्वप्न रायवाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन आधारों का वर्णन किया, क्या? उन आधारों का वर्णन किया जिसमें लाभ के पद को दिया गया है, ठीक है ना। जैसे पहली चीज जान लीजिए, क्या पहला लाभ के पद का आधार, ठीक है। पहला, क्या उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा अगर की गई हो तो वो पद क्या होगा? लाभ का पद माना जाएगा, ठीक है ना। पदमुक्ति अगर सरकार के द्वारा की जाती है, पदमुक्ति अगर सरकार द्वारा की जाती है तो वो भी पद किसका पद माना जाएगा? लाभ का पद माना जाएगा, ठीक है ना। या क्या सरकार के पास उसकी पदमुक्ति का अधिकार है? अगर सरकार के पास उसको पदमुक्त करने का अधिकार है तो ये भी पद क्या है? लाभ का पद माना जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद, क्या सरकार द्वारा उसको वेतन और भत्ते दिए जा रहे हैं? क्या सरकार द्वारा वेतन और भत्ते दिए जा रहे हैं, वेतन या भत्ते दिए जा रहे हैं? ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार द्वारा वेतन और भत्ते दिए जा रहे हो तो वो भी, उसका भी पद जो होगा लाभ के पद में गिना जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद, क्या सरकार द्वारा उसे शक्तियां दी गई हैं? अगर शक्तियां दी गई हैं सरकार द्वारा तो वो भी पद क्या होगा? लाभ का पद होगा। क्या सरकार द्वारा उसकी शक्तियों को समाप्त किया जा सकता है? उसकी शक्तियों को समाप्त किया जा सकता है। यदि सरकार उसकी शक्तियों को समाप्त कर सकती है, इसका मतलब कि जो वो पद है वो लाभ का पद है, ठीक है ना। क्या उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा, जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है वो लाभ का पद है। पदमुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, वो भी क्या है? लाभ का पद है। क्या सरकार द्वारा वेतन और भत्ते उसको दिए जाते हैं तो वो भी पद क्या होगा? लाभ का पद होगा। क्या सरकार द्वारा उसे शक्तियां दी गई हैं तो ये भी लाभ का। क्या सरकार द्वारा उसकी जो शक्तियां हैं उसको समाप्त किया जा सकता है? अगर ऐसा है
तो वो पद क्या होगा, लाभ का पद होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं लाभ के पद का जो प्रावधान है ये क्यों किया गया। लाभ के पद का जो प्रावधान है वो क्यों किया गया। लाभ के पद का लाभ के पद के प्रावधान का उद्देश्य, आखिर क्या वह कारण है कि लाभ के पद का प्रावधान किया गया है। देख लीजिए, पहली बात तो हितों के संघर्ष को रोकना, हितों के संघर्ष को रोकना। एक व्यक्ति है उसे दो जगहों पे उसको, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, अब उन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ये हैं, एक तरफ लाभ का पद धारण किए और दूसरे तरफ उनको राष्ट्रपति बना दिया जाए, तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जो शक्ति पृथक्करण ये तुरंत समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि राष्ट्रपति वो भी है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी वही है, तो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हितों के संघर्ष को रोकने के लिए ये आवश्यक है। दूसरा बात, संवैधानिक दायित्व को निष्पक्षता के साथ निर्वहन करने के लिए, जो संवैधानिक दायित्व है, संवैधानिक दायित्व को निष्पक्षता के साथ निर्वहन करने के लिए, निष्पक्षता के साथ निर्वहन करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो डीएम है, कोई घोटाला किया हुआ है और उसकी जांच करने वाला जो अधिकारी है उसी को बना दिया जाए, ठीक है। कोई घोटाला किया हुआ है डीएम, और उसके बाद उसके जो ऊपर का जो अधिकारी है उसको जांच करने के लिए, उसके बारे में जांच करने के लिए जो भी जांच एजेंसियां हैं उसी व्यक्ति को जांच एजेंसियों में डाल दिया जाए, ठीक है ना, सीबीआई में डाल दिया जाए उसी व्यक्ति को, तो अपने ही खिलाफ क्या करेगा, वो जांच करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात जान लीजिए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को क्या करता है, मजबूती देने के लिए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मजबूती देने के लिए, ठीक है। हमने बताया आपको पहले ही कि एक जज को अगर राष्ट्रपति बना दिया जाए या प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या कर देगा, वो जो न्यायपालिका की शक्ति है, कार्यपालिका की शक्ति अलग अलग होती है, वो क्या हो जाएगी, शक्ति जो पृथक्करण का सिद्धांत है वो सीधे सीधे समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चीज, देखिए संसदीय शासन प्रणाली में देखिए कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं विधायिका से लिए जाते हैं, ठीक है। जो संसदीय शासन प्रणाली है यहाँ पे जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं विधायिका से लिए जाते हैं, इसलिए संसद को यह अधिकार होगा, आर्टिकल 102 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित करे कि कौन सा पद लाभ का पद नहीं है, कौन सा पद लाभ का पद नहीं है। संसद को देखिए आर्टिकल 102 के तहत, आर्टिकल 102 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित करे कि कौन सा पद लाभ का पद नहीं है, लाभ का पद नहीं है। मतलब आर्टिकल 102 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित करे कि कौन सा पद लाभ का पद नहीं है, ठीक है ना। देखिए इसके लिए संसद द्वारा संसदीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1959 लाया गया। इसके लिए क्या किया गया, संसद द्वारा
द्वारा संसदीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम लाया गया। इसके लिए संसद द्वारा संसदीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम लाया। निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1959 लाया गया। 1959 लाया गया। 1959 लाया गया, जिसमें क्या किया गया, जिसमें 1993 में, 94 में, 1993 में, 94 में, इसके बाद 2000, 2006, 2013, 2000 में, 2006 में और 2013 में संशोधन किया गया। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 बार, इसमें 5 बार संशोधन किया जा चुका है। पहला 1993 में, दूसरा 1994, तीसरा 2000 में, 2006 में, 2013 में क्या कर दिया गया है, इसमें संशोधन कर दिया गया है, जिसमें इसके तहत 52 ऐसे पद हैं। संशोधन करने के बाद 52 ऐसे पद निर्धारित किए गए हैं जो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे कि मंत्री, जो मंत्री होते हैं इनका पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन इसमें बना के पूछता है कि मंत्री का पद कैसा पद है, लाभ का पद है कि नहीं है, तो ये लाभ का पद नहीं है। देखिए, जो एससी और एसटी के अध्यक्ष होते हैं, एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष, जैसे मान लीजिए एससी हो गए, एसटी हो गए, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, जो इसके अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष का पद होता है, एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष का जो पद होता है ये लाभ का पद नहीं होता है, ठीक है ना। इस तरह से ये कंफर्म हो गया है कि लाभ का पद कौन सा होता है, लाभ का पद कौन सा नहीं होता है। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।